नमस्कार मित्रों। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब जान के थोड़ा सा अटपटा लगेगा, ये लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो बेसिकली ये जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है ये उस रिफ्रैक्शन वाले पार्ट का ही एक एप्लीकेशन है। हमने रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था, बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही लगाए थे, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पार्ट की हमने बात नहीं की थी। तो इसमें हम पूरा सिर्फ रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और इस ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में दो हिस्से हैं एक्चुअली। पहले पोर्शन में हम सिर्फ ह्यूमन आई के बारे में बात करने वाले हैं और दूसरे पोर्शन में हम कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, रेनबो फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और एटमॉस्फेरिक, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन आई वाला पार्ट। तो जब भी कभी हमारे दिमाग में ह्यूमन आई आती है तो हम हमेशा ऐसे कुछ आई बॉल से इमेजिन करते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ काला सा होता है, फिर ये कुछ एक स्ट्रक्चर होता है और फिर ये आउटर कवरिंग जो होती है वाइट सी होती है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है इसे हम आई बॉल कहते हैं। अब देखो इस आई बॉल को ऑब्जर्व करते हैं, तो इस आई बॉल को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये काला वाला, ये थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है। तो एक्चुअली ये काला वाला पोर्शन छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, ये उसकी जो इसके ऊपर जो ये लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं आइरिस। ये आइरिस जो ये लेयर है, ये क्या कर रही है, ये एक पर्दे की तरह एक्ट करती है। प्यूपिल क्या होता है, एक ओपन विंडो की तरह होता है प्यूपिल, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल, इस पोर्शन को बोलते हैं प्यूपिल। और ये क्या होता है, एक विंडो की तरह होता है, ठीक है। और आइरिस क्या होता है, आइरिस उस पर लगे एक कर्टेन की तरह होता है, कर्टेन बोले तो पर्दा, ठीक है। अब पर्दा क्या होता है, अब हमें याद हो, हमें पता हो कि हमारे घर में एक खिड़की है, खिड़की पे पर्दा लगा है, तो हम पर्दा ऐसे पूरा लगा दें तो कोई भी लाइट नहीं आती है, पर्दा हटा दे तो सारी लाइट आ जाती है। तो बेसिकली आइरिस क्या करता है ना, प्यूपिल में एंटर होने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। तो जब ज़्यादा लाइट आती है, बहुत ज़्यादा लाइट आ रही होती है ना, या बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही होती है जिससे कि हमारी आंखों को नुकसान भी पहुंच सकता है, जैसे हम सन को देखते हैं तो हमारी आंखें एकदम छोटी हो जाती हैं, ऐसे हम देखते हैं, ठीक है। तो आइरिस क्या करता है, कवर कर लेता है, आइरिस जो होता है बंद कर लेता है उस चीज़ को। तो आइरिस का काम बेसिकली ये होता है। तो अब देखो, हमने कई लोगों की आंखें जब देखी होंगी तो हमने देखा होगा कि ये जो आइरिस वाला पोर्शन होता है यही कलर्ड होता है, यही पोर्शन कलर्ड होता है। तो किसी की नीली आंखें होती हैं, किसी की हरी आंखें होती हैं, किसी की ग्रे होती हैं, किसी की कुछ होती हैं, सबकी आंखों का अलग अलग कलर होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि एक हमारी आंखों में एक पिगमेंट होता है, उसे हम मेलानिन कहते हैं। अब ये मेलानिन जितने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, हमारी आंखों में वो डार्क कॉम्प्लेक्शन उतना ज़्यादा आएगा। तो बेसिकली जिनकी आंखें भी मतलब हमें ब्लैक सी दिखते हैं, एक्चुअली ब्लैक कलर की किसी की आंख नहीं होती है, वो डार्क ब्राउन कलर होता है। ब्राउन का ही इतना डार्क वर्जन होता है कि वो लगभग हम ब्लैक और उसमें ज़्यादा डिफरेंस हम नोटिस नहीं कर पाते हैं जनरली। तो हमें वो ब्लैक सा लगता है, बट वरना मतलब लेकिन वो जनरली जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है और वो सबसे कॉमनली ऑब्जर्व्ड आई कलर होता है। सबकी आंखें जनरली इसी कलर की होती हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनकी आंखों में मेलानिन ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी आंखों में मतलब मेलानिन ज़्यादा सेक्रेट होता है जनरली। और बहुत ही रेयर केस में हम ग्रे, ग्रीन या फिर ब्लू कलर की आंखें देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है ना कि हम किसी नीली आंख वाले पर्सन को देखते हैं और फिर हम कहते हैं कि काश भगवान मेरी भी ऐसी नशीली नीली या ऐसी भी नशीली हरी आंखें होती। तो मैं तुमको एक रीज़न देता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ कि क्यों नहीं होनी चाहिए या उसका एडवांटेज क्या है कि तुम्हारी आंखें डार्क ब्राउन कलर की हैं। तो एक्चुअली होता क्या है ना, देखो जो ये जितनी आंखें भी जो होती हैं ये डार्क कॉम्प्लेक्शन की होती है, जिनका कलर जो होता है डार्क होता है, इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है, ये ब्राइट लाइट को भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन जिनकी आंखें एकदम लाइट होती है, मतलब ब्लू कलर की होती हैं या ग्रीन कलर की होती हैं, तो उनकी आंखें थोड़ा सा लाइट को लेके थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट को झेल नहीं पाती। तो तुम्हारी आंखों में ये एक एडवांटेज है। तो अगली बात तुम्हारे दिमाग में कभी आए कि काश मुझे भी इस बगल में बैठे इंसान जैसी एक नशीली नीली आंखें चाहिए होती, तो दी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो भगवान को थैंक्स कह देना कि तुम्हारे पास थोड़ा सा एडवांटेज है लाइट की सेंसिटिविटी को झेलने के लिए, ठीक है। तुम्हारी आंखें थोड़ी सी कम सेंसिटिव है उस चीज़ को लेकर के। अब ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, स्क्लेरा लिखा है, आइरिस है, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस हो गया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं और इसको वन बाय वन इस पूरे पार्ट को बनाते हैं। तो मैं इसको पूरा गायब कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये देखो, ये जो है ये आउटर कवरिंग है। अब इसमें जो ये बल्ज आउट पोर्शन दिख रहा है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। और फिर कॉर्निया से जुड़ा हुआ ये जो पोर्शन जो सर्कुलर सा ये पीछे की तरफ गया है, इसे हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम स्क्लेरा कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ये जो पोर्शन है इसे हम कॉर्निया कहते हैं और ये जो पोर्शन पीछे की तरफ एक्सटेंड हुआ है इसे हम स्क्लेरा कहते हैं। और ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है, यहाँ से कुछ लग रहा है ना कि ऐसे एक ओपनिंग सी है, यहाँ कुछ आ रहा है, तो इस पोर्शन से हमारी आंखों में ऑप्टिक नर्व आती है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं ये जो कॉर्निया है। अब हमारी आंखें देखो, जैसे ही लाइट हमारी आंखों की तरफ आती है, ठीक है, तो सबसे पहला इंटरेक्शन लाइट का किससे होता है, कॉर्निया से होता है। तो कॉर्निया पे
मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। क्यों होता है इसका भी मैं रीज़न दूंगा। सबसे पहले लाइट कॉर्निया से ही इंटरेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरा वाला जो पोर्शन होता है, ये जो स्क्लेरा वाला पोर्शन होता है ये आउटर कवरिंग की तरफ से, या फिर मैं कहूँ कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये एक फाइबर मटेरियल का बना होता है जो कि बहुत ही हार्ड और रिजिड होता है। ये हमारी जो आई बॉल होती है वो काफ़ी डेलिकेट और सॉफ्ट होती है, तो ये उसकी एक आउटर कवरिंग की तरह, मतलब कि डैमेज ना हो जाए कोई, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाहर से। तो स्क्लेरा का काम यहाँ पे ये होता है। तो टुगेदर कॉर्निया प्लस स्क्लेरा जो होते हैं मिल करके आंखों की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम आगे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है। कि देखो ये जो आई बॉल है, अभी आई बॉल में हमने देखा था इस बीच के हिस्से को हम प्यूपिल कहते हैं, और इस जो नीले रंग का ये दिख रहा है इसे हम आइरिस कहते हैं। तो ये देखो मैंने आइरिस बना दिया है, और आइरिस के बीच में हम ये प्यूपिल देख रहे हैं। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि ये जो आइरिस होता है ये अपने साइज़ को क्या कर सकता है, ये जो आइरिस है ये अपनी साइज़ को चेंज कर सकता है। देखो ये चेंज कर रहा है। अब ये चेंज कैसे करेगा, ये बेसिकली लाइट को लेकर के सेंसिटिव होता है, ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। तो सपोज देखो लाइट आ रही है, और ये जो लाइट है ये बहुत ही डिम सी लाइट है, मतलब बहुत ही हल्की सी लाइट है। तो आइरिस क्या करेगा, वो प्यूपिल को पूरा खोल देगा। वो आइरिस पूरा क्या करेगा, अपने आप को ऐसा कर देगा कि प्यूपिल का मैक्सिमम एक्सपोजर मिले, कि वो लाइट अंदर जाए और हमें इमेज दिखे। और वहीं अगर ये लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हमारी आंखें क्योंकि लाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आइरिस क्या करेगा, वो अपने आप को बड़ा कर लेगा, और प्यूपिल जो होगा एकदम प्यूपिल को कवर कर लेगा, ठीक है। वो गैप एकदम कम हो जाएगा, और वहीं बिल्कुल लाइट नहीं है तो आइरिस बिल्कुल अपने आप को पूरा खोल देगा, उस रीजन को पूरा खोल देगा कि प्यूपिल का मैक्सिमम एक्सपोजर मिले। तो ये देखो ये साइड व्यू है उसका। तो ये हमारे पास आइरिस है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और ये सेंटर वाला हिस्सा प्यूपिल है। अब प्यूपिल के पीछे आता है एक लेंस आता है, ये एक क्रिस्टलिन लेंस होता है हमारी आंखों में, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो बाहर की तरफ से देखो इतनी फैल फैल के लाइट रेज आ रही है, किसी भी डायरेक्शन से लाइट रे आ रही है, तो हमारी आंखों में अगर वो लाइट रे आने के बाद फिर और फैल जाए तो फिर इमेज कैसे बनेगी। तो हमें उन रेज को क्या करना पड़ता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराना है। तो उस कन्वर्जिंग को अचीव करने के लिए हमारी आंखों में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि कन्वर्जिंग नेचर का खुद ही होता है। तो वो आने वाली बाहर की सारी लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये कुछ सीलियरी मसल्स है। तो ये सीलियरी मसल्स क्या करती है ना, अब ये लेंस क्या होगा, हवा में ऐसे ही तो लटका नहीं देगा ना, ऐसे कि लटका हुआ है बस। तो ये सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, इस लेंस को होल्ड करती हैं, और एक और काम करती हैं। अब देखो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, दूसरा येलो कलर का। तो ये ऑरेंज कलर की जो है ये सीलियरी मसल्स हैं, और ये जो येलो कलर का तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। तो सीलियरी मसल्स क्या करता है, इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स को सिग्नल देता है बेसिकली कि ये जो लेंस है हमारा, जो क्रिस्टलिन लेंस है, ये जेली लाइक होता है, मतलब एक जेली की तरह गुलगुला होता है, ठीक है। मतलब जेली कैसी होती है, एकदम सॉफ्ट सी फ्लेक्सिबल सी होती है जेली ना, जिसको हल्का फुल्का दबा भी दो तभी वो वापस अपना शेप रिगेन कर लेती है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से हमारा जो ये क्रिस्टलिन लेंस है ये बना होता है, ठीक है। ये बेसिकली प्रोटीन से बना होता है, और ये जेली जैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये हमारे लेंस को दबाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, दबाते हैं, छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है, फिर पतला हो जाता है, मोटा हो जाता है, पतला, मोटा पतला, मोटा पतला, कुछ इस तरह से, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, कुछ इस तरह से होता रहता है। ये मूवमेंट होता रहता है। अब ये क्यों होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। और ये जो आई लेंस होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमें फोकल लेंथ एडजस्टमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है, फोकल लेंथ एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे जो ये मैंने आपको बताया था कि कॉर्निया जो वो पोजीशन होता है जहाँ पे कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि लाइट देखो बाहर के एटमॉस्फेयर से आती है, और वो कॉर्निया से होते हुए हमारी आंखों में पास होती है। तो एयर से आती है और वाटर में जा रही है, तो हमें पता है कि मीडियम में बहुत ही भयानक चेंज हो रहा है, तो लाइट रे बेंड होगी। और उसके बाद यहाँ पे पीछे एक पोर्शन रेड कलर का ये दिख रहा है, तो इसे हम रेटिना कहते हैं, और ये एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है जिसपे कि इमेज बनती है, ठीक है। अब इस रेटिना में क्या होता है, इस रेटिना में कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, या लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, या फिर सेंसरी रिसेप्टर्स हम इन्हें कह सकते हैं। ये रॉड्स और कोन्स के शेप में होते हैं, इसलिए हम इनको रॉड्स और कोन्स ही कहते हैं। अब इन रॉड्स और कोन्स का काम क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बेसिकली। सपोज कोई लाइट आई, वो क्या कि वो लाइट सपोज जैसे कि मैं यहाँ देखो, जैसे मान लो कि ये लाइट आई और ये कुछ यहाँ पे रे जो है कन्वर्ज होकर के हमारे रेटिना पे पड़ी, तो रेटिना पे ये रॉड्स और कोन्स से जा करके मतलब उनके ऊपर जाके गई बेसिकली, उन रिसेप्टर्स के ऊपर गई। तो ये रॉड्स और कोन्स क्या करेंगे ना, उस लाइट रे के अमाउंट या इंटेंसिटी का एक आइडिया लगाएंगे, और दूसरी चीज़ होगी कि उसके कलर का आइडिया लगाएंगे। तो ये उनका डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अब ये डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं, किस लिए करते हैं, इसको हम देखेंगे।
तो देखो यहाँ पे मैंने तुमको बताया था ये जो खाली सा पोर्शन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारी आंखों के अंदर ऑप्टिक नर्व्स की एंट्री होती है। अब ऑप्टिक नर्व्स बेसिकली एक डेटा केबल की तरह होती हैं, जो कि हमारे फोटो रिसेप्टर्स यानी कि रॉड्स और कोन से डेटा कलेक्ट करती हैं इमेज की, मतलब लाइट की इंटेंसिटी का और कलर का, और वो हमारे ब्रेन को उसे फॉरवर्ड करती है, और हमारा ब्रेन क्या करता है, इमेज कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, और देखो ये जो बीच का पोर्शन है, ये जो हमने देखा क्रिस्टलिन लेंस से लेकर के ऑप्टिक नर्व के जो बीच का जो पोर्शन था, ये क्या होता है, ये 99.9% वाटर से भरा होता है और 0.1% इसमें वाइटमिन्स होते हैं। अब देखो ये पोर्शन जो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हम नहीं चाहते ना कि मीडियम में वेरिएशन आ जाए, ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि लेंस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम चाहते हैं सीधे जो लेंस जिस तरफ भी लाइट को डायरेक्ट कर रहा है वो लगातार मतलब सीधे हमारे फोटो रिसेप्टर्स के पास पहुंच जाए, कन्वर्ज हो जाए प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो पोर्शन होता है इसका मेन काम क्या होता है, इसको हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, मतलब ये ग्लासी जैसा, विट्रियस का मतलब होता है ग्लासी, तो इसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। इसका काम देखो होता ही है कि स्क्लेरा जैसे कि आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये अंदर के प्रेशर को मेंटेन करता है, क्योंकि बेसिकली ये फ्लूइड होता है, तो ये बाहर से आने वाले किसी भी तरह के प्रेशर को एक्चुअली ये मैनेज कर लेता है। स्क्लेरा आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है और ये अंदर से एक तरीके से प्रेशर मैनेज करता है। तो बाहर से सपोज कि हल्का फुल्का प्रेशर अगर लगता है, तो ये उस प्रेशर के अगेंस्ट एक तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे प्रॉपरली होल्ड रहें, जो भी चीज़ें, जो भी हमारे आई, मतलब जो भी पार्ट्स हैं हमारी आई के अंदर। तो मेरे ख्याल से तुम ये सारी चीज़ें समझ चुके होगे। तो यहाँ पे अब बहुत कुछ बचा नहीं है, तो हमने सारे ही पोर्शन को लगभग ह्यूमन आई के कवर कर लिया है कि किस तरह से रेज आती है, हम यहाँ पे समझ चुके हैं। कॉर्निया वो पोर्शन है जहाँ पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को एक बार एक करके। तो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया वो पार्ट है जहाँ पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो रहा है। स्क्लेरा वो पार्ट है जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोडक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है, और कॉर्निया और स्क्लेरा दोनों मिल करके वो कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। आयरिस क्या होता है, आयरिस बेसिकली उस पर्दे की तरह होता है जो कि प्यूपिल को कवर करता है। प्यूपिल एक खिड़की की तरह होती है जो कि खुली सी होती है, और आइरिस उस पर लगा हुआ पर्दे जैसा होता है। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, और फोकल लेंथ एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है। सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, ये इस क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड भी करती हैं उसके अपने पोजीशन पे, और साथ ही साथ ये लेंस को हमारे छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा कुछ इस तरह से करती रहती हैं। ठीक है, और रेटिना क्या होता है, रेटिना वो स्क्रीन होती है जिस पे हम इमेज ऑब्टेन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी रेस कन्वर्ज हो रही हैं वो सारी कन्वर्ज होकर रेटिना पे मिले। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स रेटिना पे लगे हुए उन फोटो रिसेप्टर से डेटा कलेक्ट करके हमें इमेज बना करके दिखाती हैं। और फिर आता है ये ब्लाइंड स्पॉट, और लास्ट में जो ब्लाइंड स्पॉट था, ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली वो रीजन होता है, मैं आपको शायद बताना भूल गया, लेट मी टेल यू अबाउट इट। देखो ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली ये रीजन होता है जहाँ पे हमारे फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते। अगर आप ध्यान दो तो इस रीजन में हमारा रेटिना नहीं था, यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स ने एंट्री ली थी, तो ये रीजन थोड़ा सा वैकेंट था। तो ये बहुत ही छोटा सा रीजन होता है, यहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी इस पोजीशन में कोई भी इमेज नहीं बन सकती है। ये हमारी रेटिना का मतलब बेसिकली वो पोर्शन होता है आँख के पीछे वाले हिस्से का जहाँ पे कि कोई इमेज नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, बहुत ही छोटा सा होता है ये। ठीक है, ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है इसके बारे में सोच के। ठीक है, तो हमने लगभग सादा हर चीज़ कवर कर लिया इसमें ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को लेकर। अब यहाँ पे देखो, तुम हर एक पार्ट की अगर डेफिनेशन नोट करना चाहते हो या फिर डायग्राम बनाना चाहते हो तो तुम स्क्रीन पॉज करके बना सकते हो, और नहीं तो मैं इसका पीडीएफ भी इसके बाद तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी इसकी डेफिनेशन वगैरह है। और अब देखते हैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो मैंने बताया कि ये जो हमारी आंखों में लेंस होता है ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो सपोज हमारे पास देखो पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है। ठीक है, तो पेड़ को हम एक एक करके पहले हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर हम इस कॉन्वेक्स लेंस से देख रहे हैं। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमें पता है कि इमेज कैसी बनती है जब ऑब्जेक्ट दूर होता है, मतलब पोल और फोकस के बीच में नहीं आएगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बनेगी। तो इमेज जो बनती है हमें पता है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो ह्यूमन आई के केस में क्या होता है, ह्यूमन आई के केस में भी इमेज जो होती है रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज ऐसे बनेगी, मतलब उल्टी। ठीक है, तो उसका मतलब अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और मैं तुम्हें सीधा दिखाई दे रहा हूँ तो उसका मतलब क्या मैं उल्टा बैठा हूँ कि मेरी इमेज उल्टी बनी और मैं सीधा दिखाई दे रहा हूँ? नहीं, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, हमारा ब्रेन जो है वो हमारा फुद्दू काट देता है यहाँ पे, मतलब बेवकूफ़ बना देता है एक तरीके से। तो ब्रेन क्या करता है ना, वो जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं बहुत ही खास काम करती हैं, वो डेटा कलेक्ट करती हैं, डेटा केबल की तरह बिहेव करती हैं ऑप्टिक नर्व्स। वो रॉड्स और कोन से जा करके बेसिकली जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे लाइट का जो होता है डेटा कलेक्ट करती हैं कि किस रंग की आ रही है, कितनी इंटेंसिटी की, या कितने अमाउंट में लाइट आ रही है। इसका डेटा लेकर के ब्रेन को भेजती हैं, और ब्रेन उसे ट्रांसमिट करके हमें एक सीधी इमेज बना के दे देता है। मतलब बहुत ही अजीब ऑपरेशन होता है ब्रेन का।
हम समझ नहीं पाए, ब्रेन पे अभी भी कई चीज़ों पे रिसर्च चल रही है। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे कि हमें इमेज सीधी क्यों दिखाई देती है, हमें उल्टी क्यों नहीं दिखाई देती है। क्योंकि इमेज बनती तो उल्टी है, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है वो ब्रेन हमें इमेज को दिखाता है। हमें ये रेटिना इमेज नहीं दिखाती है डायरेक्टली, रेटिना से डेटा लेके प्रोसेस किया जाता है, जो कि हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, और फिर वो ब्रेन जो होता है वो हमें इमेज दिखाता है। ठीक है, अब देखो हमने बात किया था यहाँ पे, अभी कहा था कि ये जो सीलियरी मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये हमारे आई लेंस को छोटा बड़ा मैंने तुमको बताया था, ऐसे छोटा बड़ा एक मूवमेंट कर रही होंगी। तो यहाँ पे तुम उस छोटे बड़े मूवमेंट को देख भी सकते हो। देखो ये छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा बड़ा। तो इसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। अब इस एकोमोडेशन का एडवांटेज क्या होता है कि देखो हमारा जो आई क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो हमारी आंखों में होता है, जो कि कॉन्वेक्स होता है, वो क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक फ्लेक्सिबल पार्ट की तरह बिहेव करता है, जो कि थोड़ा बहुत कंप्रेस और एलंगेट हो सकता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जिससे कि जो भी रेज आती हैं उनको रेटिना पे कन्वर्ज किया जा सके। मतलब कि हमें जो इमेज मिले वो एक प्रॉपर इमेज हमें रेटिना पे मिले। अब देखो ये किस तरह से होता है, तो इसकी अगर तुम डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो ये द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टेन लिमिट। हाँ बिल्कुल सही बात है कि देखो जब हम आई लेंस को कंप्रेस करते हैं, जब हम आई लेंस को दबाते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि लेंस की जो पावर होती है, पावर का मतलब होता है, देखो लेंस की पावर का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है और उसकी पावर की हम बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो रेस को कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, ये उसकी पावर होती है। ठीक है, तो लेंस को हम जितना ज़्यादा दबा के मोटा करते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी पावर बढ़ती जाएगी। लेकिन ये दबाने की भी एक लिमिट होती है ना, ऐसा नहीं इसको दबा करके एकदम पुच खत्म ही कर दिया, कचूमर निकाल दिया तुमने लेंस का, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो एक लिमिट होती है जहाँ तक इसको दबा, यानी कि इसकी फोकल लेंथ की भी घटने की भी एक लिमिट होती है। अब फोकल लेंथ और पावर का कनेक्शन क्या, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, या P इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला भी होता है। डायरेक्टली यहाँ पे हम देखें तो P इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला भी होता है, यानी फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि लेंस को हम जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे लेंस की पावर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस पावर ऑफ एकोमोडेशन को थोड़ा समझते हैं कि ये क्यों कर रहा है, लेंस का ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है, मतलब शांत क्यों नहीं बैठा। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से रेज निकल के जा रही हैं और ये हमारे लेंस पे क्या जा रही है, यहाँ पे लेंस पे जा रही है और कन्वर्ज हो रही है और हमारे रेटिना पे जा करके बन रही है। अब देखो ये रेटिना के ना आगे मिल रही है ना पीछे मिल रही है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर रखा है सपोज। तो अब देखो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है, तो हम सब कॉन्वेक्स का एक मतलब कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम सब ने उसका जो रे डायग्राम पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता है इमेज वैसे वैसे पीछे बनती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब ये जो रेज हैं ये देखो रेटिना के पीछे जाके मिल रही हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं, हमारे जो फोटो रिसेप्टर्स लगे हैं वो कहाँ लगे हैं, वो रेटिना पे ही लगे हैं। तो इमेज जो बननी चाहिए वो रेटिना पे ही बननी चाहिए, तभी हमारा ब्रेन उसे ढंग से ट्रांसमिट कर पाएगा, अदरवाइज हमें एक ब्लरी इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि देखो यहाँ पे सिलेरी मसल्स का काम आता है। ये जो सिलेरी मसल्स हैं ये जो लेंस को होल्ड कर रही हैं, अब ये क्या करेंगे, लेंस की पावर को बढ़ाएंगे। देखो लेंस की पावर बढ़ेगी तो लेंस की जो लाइट को बेंड करने की कैपेबिलिटी वो भी बढ़ जाएगी। तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो एडजस्टेबल होती है। तो देखो ये फोकल लेंथ क्या हो रहा है, एडजस्ट कर रहा है, यहाँ पे तुम देख रहे हो। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो ये जो सिलेरी मसल्स होंगी ये हमारे लेंस को बोलेंगे भैया तुम आराम करो, एकदम पुरानी पोजीशन में वापस आ जाओ। ठीक है, तो हमारा जो लेंस होगा वो स्ट्रेच होगा, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और पावर घट जाएगी। पावर घट जाएगी मतलब लाइट को बेंड करने की टेंडेंसी भी घट जाएगी हमारे लेंस की। और देखो ऑब्जेक्ट जैसे एकदम पास आ गया, अब ये ऑब्जेक्ट एकदम पास आ गया, मतलब एकदम पास आने का मतलब देखो जैसे बहुत पास आ गया। अब देखो यहाँ से जो लाइट रेज है ये बहुत ज़्यादा बेंड होनी चाहिए, मतलब अगर हमारे रेटिना पे मिलना चाहती है। इसको मैं फिर से दिखाता हूँ तुम लोग को। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो रेज हैं अब ये बहुत ज़्यादा डाइवर्ज हो रही हैं, मतलब रेटिना पे नहीं बन रही है, अब ये रेटिना के काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर के इमेज बनाएंगी। तो हमें इस लेंस को काफ़ी ज़्यादा मोटा करना पड़ेगा। तो यानी कि इस पोजीशन में हमारी आंखों पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। अब इसको तुम कैसे समझ सकते हो, देखो जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मैं अगर इस पेन को देख रहा हूँ, ठीक है, अभी ये पेन मुझे नॉर्मली दिख रही है बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रेस के, लेकिन जब मैं इस पेन को अपनी आंखों के पास लेके आता हूँ, तुम भी चाहो तो तुम अपनी मोबाइल स्क्रीन को पास लेके आ सकते हो। देखो अभी भी मुझे इस पेन पे लिखे हुए उसके ब्रांड का नाम साफ साफ दिख रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी जिसके बाद ये पेन मुझे थोड़ी सी ब्लरी दिखाई देगी। मतलब या तो मेरी आंखों पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा या तो ये पेन मुझे सही से दिखाई नहीं देगी। तो वो पोजीशन उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नियर पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली मान लो ये जो डिस्टेंस है ये वही डिस्टेंस है जिसके बाद मुझे ये पेन साफ नहीं दिखाई दे रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नियर पॉइंट।
अब नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है बेसिकली? नियर पॉइंट की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो नियर पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ मतलब आपकी आंखों के सबसे पास का वो पॉइंट जहाँ पे आप किसी भी रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो बिना किसी भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस के, ठीक है? तो एक हेल्दी पर्सन के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यही रिकमेंडेड, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आप पढ़ाई करो या मोबाइल फ़ोन वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी तो मेंटेन करो ही करो। मतलब इससे ज़्यादा रखोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन इतनी तो रखो ही रखो। अब कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई हम 21 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर पे भी चीज़ें देख सकते हैं। तो महानुभाव, आप बिल्कुल देख सकते हो, आप 20 सेंटीमीटर, शायद आप 15 सेंटीमीटर पे भी देख सकते हो। लेकिन होगा क्या कि आपका जो लेंस है, ये जो हमारे सिलियरी मसल्स है, ये हमारे लेंस पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे होंगे और उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से हमारी आंखें परमानेंट डैमेज भी हो सकती हैं। तो हम ज़बरदस्ती का स्ट्रेस क्यों ले? इसलिए हम 25 सेंटीमीटर की दूरी एटलीस्ट मेंटेन करके हमें रखना चाहिए। ये बनता है यहाँ पे। अब देखो, जैसे नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट मतलब सबसे पास का पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है? तो एक हेल्दी पर्सन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक हेल्दी पर्सन की बात करता हूँ, तो एक हेल्दी पर्सन के लिए जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता होगा? सपोज देखो, मैं बादल भी देख लेता हूँ, आसमान में उड़े चिड़िया देखता हूँ, प्लेन देख लेता हूँ, और चंदा मामा को भी देख लेता हूँ, मैं बहुत दूर है चंदा मामा, ठीक है? और थोड़ा बहुत कोशिश करूँ तो सूरज को भी देख लेता हूँ, मतलब अजीब सा दिखता है लेकिन दिखाई देता है। और रात में तारे वाते भी देख लेता हूँ। तो मेरा जो फार पॉइंट होगा, अगर सोचा जाए फार पॉइंट, तो ये फार पॉइंट तो बहुत दूर है। तो लेट्स से कि मेरा फार पॉइंट इन्फिनिटी है, मतलब मैं बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकता हूँ। तो एक जो हेल्दी पर्सन होता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना कि मुझे चश्मा लगा हुआ है, ठीक है? मुझे फार पॉइंट डिफेक्ट है, मतलब अभी बात करेंगे हम डिफेक्ट्स के बारे में। तो देखो, फार पॉइंट क्या होता है एक हेल्दी पर्सन का? वो इन्फिनिटी होता है। अब ये जो चश्मा है ना, ये चश्मा वो करेक्शन प्रोवाइड कर देता है कि मेरे फार पॉइंट को वापस इन्फिनिटी पे ये रिस्टोर कर देता है, ठीक है? अभी इस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एकोमोडेशन के बारे में पूरा, एक एकोमोडेशन हो गया, नियर पॉइंट हो गया और फार पॉइंट हो गया, इन हर एक चीज़ के बारे में बात कर लिया। एकोमोडेशन क्या होता है? जो हमारा लेंस होता है, आई लेंस होता है, वो फोकल लेंथ एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? सीलियरी मसल प्रेशर लगाती हैं, हमारा लेंस जो होता है मोटा हो जाता है, और मोटा हो जाता है उसकी पावर बढ़ जाती है, लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है उसकी, तो उसका फोकल लेंथ घट जाता है। तो यही फोकल लेंथ एडजस्टमेंट जो हमारा लेंस प्रोवाइड करता है, इसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं या पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। बट इसकी भी एक लिमिट होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है? अब देखो, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि भैया दो आँख क्यों दी है देखने के लिए? एक आँख से भी तो काम चल जाता, ठीक है? बिल्कुल चल जाता, शायद 3 आँख दे देते तो और अच्छा होता, ठीक है? तो एक आँख के बदले 2 आँख का एडवांटेज ये है ना कि सपोज मैं एक आँख बंद करके देखता हूँ तो मेरा सपोज मुझे यहाँ तक की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है? यहाँ और ये चीज़ पूरी दिखाई दे रही है, तो ये करीब 150 डिग्री का विजन मुझे दे रहा है। एक आँख मुझे 150 डिग्री का विजन दे रही है, और ये आँख भी जैसे 150 डिग्री का विजन दे रही है। अब कुछ लोग बोलोगे भैया कि दोनों आँख से देखोगे तो 300 डिग्री दिखेगा। नहीं भाई, दोनों आँख से देखता हूँ तो मैं लगभग 190 डिग्री के अराउंड का मुझे विजन मिलता है। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है हमें कि 30-40 डिग्री एक्स्ट्रा चीज़ें हमें दिखती हैं, और कुछ और भी एडवांटेजेस हैं। और ज़्यादातर ये एडवांटेज जो होता है ना, ये जानवरों के केस में होता है। जैसे हम गधे या घोड़ों की बात करें तो उनकी शक्ल थोड़ी सी ऐसी होती है, मतलब इस तरह से आई हुई होती है। तो उनकी एक आँख इस तरफ होती है और एक आँख इस तरफ होती है, तो उनको लगभग 300 डिग्री का विजन होता है उनके पास 300 से लेकर के मतलब 320 या 325 डिग्री तक का भी विजन हो सकता है उनके पास। शायद कोई घोड़ा स्पेशल हो या गधा स्पेशल हो तो 360 डिग्री का भी विजन अचीव कर लिया उसने, वो बात अलग है। तो उनका जो विजन होता है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होता है। हमारे केस में तो वो 190 डिग्री के अराउंड तक होता है। तो दो आँख होने का एडवांटेज ये होता है, ठीक है? तो अब बात करते हैं थोड़ा सा ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है? तो मोस्ट कॉमनली देखो, डिफेक्ट्स मतलब क्या होता है कि देखो, हमारी आंखों का, जैसे हमने बहुत सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा था ना, अब कोई भी पार्ट अगर काम करना बंद कर जाए, कोई भी पार्ट जो होता है नहीं काम करता है ढंग से, तो हमारी आंख क्या करेगी? इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगेगी। सपोज़ कि जो रॉड्स और कोन्स हैं या जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं वो सही से डेटा को रिसीव ना कर रहे हो, या ऑप्टिक नर्व में कुछ इशू आ गया, वो डेटा ब्रेन तक पहुंचा नहीं पा रहा हो, या फिर हमारा जो लेंस है वो जो फोकल लेंथ एडजस्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो प्रॉपरली प्रोवाइड ना कर पा रहा हो, ठीक है? तो ऐसे मल्टीपल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, हमारी आंखों में, या हमारी आंखें जो है थोड़ी सी फैल गई हो या छोटी हो गई हो, जिसकी वजह से रेटिना की पोजीशन जो हो गई हो आगे पीछे हो गई हो, और हमें इमेज क्या हो रही हो एग्जैक्टली जो भी लेंथ की जो लेंस का जो फोकल लेंथ एडजस्टमेंट है वो एडजस्ट होने के बाद रेटिना पे एग्जैक्ट इमेज हमें नहीं बना के दे पा रहा, क्योंकि रेटिना थोड़ा आगे पीछे हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 कॉमनली ऑब्जर्व डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। बहुत सारे पिया है ना, मोरा पिया कराया,
ठीक है, तो सबसे पहले हम मायोपिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मायोपिया ये जो डिफेक्ट है ना, इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, देखो समझना चाहिए नियर साइटेडनेस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है, नियर साइटेडनेस हम कहते हैं तो इसका मतलब तुम सोच रहोगे कि हमें नियर यानी कि पास की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन यहाँ केस एकदम उल्टा ही है। नियर साइटेडनेस का मतलब तुम नियर साइटेड पर्सन हो। अगर कोई आपसे बोले कि तुम नियर साइटेड पर्सन हो, इसका मतलब तुम्हें पास की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती हैं। यही एक मायोपिक पर्सन के साथ होता है। अब देखो कैसे, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट जो है हमारा नियर पॉइंट पे रखा है। लेट्स से कि देखो ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा नियर पॉइंट पे रखा है, ठीक है, एकदम नियर पॉइंट मतलब जो कि 25 सेंटीमीटर होता है वहाँ पे रखा है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें इमेज दिखाई दे रही है। हमें क्या हो रहा है, इमेज दिखाई दे रही है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पर नहीं। अब देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, हमें पता है सीलियरी मसल्स क्या करेंगे, लेंस को रिलैक्स पोजीशन में लाएंगे, तो हमारा लेंस क्या होता है, लंबा होता जाता है, मतलब थोड़ा सा पतला होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक लिमिट होती है। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर चला गया है, लेकिन हमारा जो लेंस है उतना एडजस्टमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है या उतना रिलैक्स पोजीशन में नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा लेंस जो है सिर्फ यहीं तक के लिए मतलब एडजस्टमेंट प्रोवाइड कर पा रहा है, इसी पोजीशन तक के लिए। इसके पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट को लेके जाएं, इसके पीछे जैसा कि अभी हमने देखा था कि लेट्स सी, देखो अभी ऑब्जेक्ट क्या था, कहीं पीछे था, तो अभी ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, तो लेंस बस यहीं तक का, इसी पॉइंट तक का बस हमें एडजस्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट गया, भैया अगर इसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट गया तो हमें उसकी इमेज क्या है, ब्लर्ड दिखाई देगी, यानी रेटिना से पहले ही वो इंटरसेक्शन होने लग रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस पर्सन का एक्चुअल फार पॉइंट है, यानी कि नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर था और वो 25 सेंटीमीटर ही है। लेकिन देखो यहाँ पे भी ध्यान से हम देखो ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये जो रेज है ये पहले ही इंटरसेक्ट कर जा रही है, रेटिना पे नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो मैं, ये जो रेज है ये पहले कन्वर्ज हो जा रही है ना, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि ये जो रेज है ये रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जानी है। अगर ये रेज थोड़ी सी और फैल जाए तो शायद ये रेटिना पे कन्वर्ज होंगी। तो मैं इन रेज को फैलाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जो मेरा एम है, जो मेरा टारगेट है यहाँ पे, वो है इन रेज को फैलाया जाए। अब हम सबको पता है फैलाने के लिए हम किस तरह के लेंस का यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का। तो ये देखो, ये जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉनकेव लेंस अप्लाई किया, तो कॉनकेव लेंस ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से आने वाली, अभी देखो ऑब्जेक्ट क्या है, वो बहुत दूर है, वो फार पॉइंट से भी दूर है, लेकिन पहले जो रेस थी वो रेटिना के पहले ही इंटरसेक्ट कर रही थी। लेकिन इस करेक्शन के बाद क्या हुआ, जब जैसे ही हमने ये कॉनकेव लेंस लगाया, तो ये जो आने वाली रेज है ये इन रेज को पहले ही थोड़ा सा फैला के भेज रहा है। अब ये थोड़ा सा फैलाने की वजह से क्या होता है ना कि जब हमारी जो क्रिस्टलाइन लेंस है या जो हमारी आंखों का लेंस है, उससे होते हुए रेस जब पास हो रही हैं, तो वो रेटिना पे जा करके अब कन्वर्ज हो पा रही है, क्योंकि वो रेस थोड़ी सी पहले से ही फैली हुई आई थी, जो कि पहले नहीं थी। पहले रेस थोड़ी सी ज़्यादा कन्वर्ज होकर आ रही थी, अब रेस थोड़ी सी फैल गई हैं, जिस वजह से इमेज हमें रेटिना पे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये होता है इसका एडवांटेज, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे इस पर्सन का जो फार पॉइंट है, अब ये दूर की चीज़ें भी देख पा रहा है इस करेक्शन के बाद। तो हमें जो चश्मा लगा होता है, नियर साइटेड पर्सन को जो चश्मा लगा होता है, वो एक कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मायोपिया के बारे में पढ़ लिया, और मायोपिया की अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इन सारे पॉइंट्स से आप नोट्स ले सकते हैं। मैं कुछ शॉर्ट पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, एक हेल्दी पर्सन का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, बट एक मायोपिक पर्सन के लिए क्या होता है, वो फार पॉइंट खिसक आता है, यानी कि एक मायोपिक पर्सन बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है, उसे बहुत ज़्यादा दूर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते हैं, उसे एक सपोज 4 मीटर या 5 मीटर तक की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मैं एक मायोपिक पर्सन हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें, जैसे मैं बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें अगर पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे वो नहीं दिखाई देती हैं। तो मेरा ये जो करेक्शन है, ये जो बेसिकली ये कॉनकेव लेंस है, तो ये जो चश्मा लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, ये वो फोकल लेंथ एडजस्टमेंट जो मेरा लेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, ये उसको कंपेंसेट कर रहा है, ठीक है। ये उन रेस को थोड़ा सा और फैला करके मेरी आंखों तक पहुंचाता है, और जिससे कि मेरा फार पॉइंट क्या होता है, वापस इन्फिनिटी तक स्टोर हो जाता है। अब मैं बहुत दूर की चीज़ें, अब मैं भी आपके साथ चांद, तारे, सूरज, एरोप्लेन, चिड़िया सब कुछ देख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की ज़रूरत यह है कि एक मायोपिक पर्सन के केस में जो फार पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है इन्फिनिटी से किसी फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। अब इसके करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, करेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉनकेव लेंस लगाते हैं, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो जो भी इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसकी इमेज आप मेरे एक्चुअल फार पॉइंट पे बना देंगे तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेगा। यानी कि लेट्स से कि ये इन्फिनिटी है और ये मेरा फार पॉइंट है, और ये मेरी आंख है इस साइड, ठीक है। तो मेरी आंख क्या कर रही है, सिर्फ यहाँ तक चीज़ें देख पा रही है, यहाँ की नहीं देख पा रही है। तो सपोज़ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज क्या हो, इसकी इमेज यहाँ बन जाए। अगर इसकी इमेज मेरे फार पॉइंट पे बन जा रही है
तो मैं इस चीज़ को देख पाऊंगा। यही करेक्शन का एम होता है इस केस में। इसे ज़्यादा बेटर हम समझेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो ठीक है, पहले हम दूसरे डिफेक्ट के बारे में अब जानते हैं थोड़ा। दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। ये बिल्कुल मायोपिया का उल्टा होता है। मायोपिया में क्या होता है, हमें पास की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है कि हमें दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर रखा है, हमें ये चीज़ दिखाई देती है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारा जो लेंस है वो पूरी तरह से रिलैक्स जिस पोजीशन में वो होना चाहिए था वो हो सकता है। तो इस केस में हमारा जो फार पॉइंट है, वो फार पॉइंट क्या है, वो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो जो आइडियल फार पॉइंट होना चाहिए वो इन्फिनिटी होना चाहिए, और जो मेरा एक्चुअल फार पॉइंट है इस केस में वो भी इन्फिनिटी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पर्सन का, तो देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा हमारा लेंस क्या होगा, मोटा होता जाएगा, उसकी पावर बढ़ती जाएगी, फोकल लेंथ घटती जाएगी, ठीक है। तो देखो लेंस ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, ये एडजस्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो अब ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, देखो एकदम नियर पॉइंट पे लाके रख दिया। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, लेंस और ज़्यादा कन्वर्ज नहीं हो पा रहा है। लेंस को यहाँ पे कन्वर्ज होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पा रहा है उस डिफेक्ट की वजह से। कुछ डिफेक्ट की वजह से, चाहे हमारी सिलेरी मसल्स उतना प्रेशर नहीं लगा पा रही है, या लेंस हमारा जो है थोड़ा सा रिजिड हो गया है। तो अब देखो कि लेंस यहाँ पे इस पोजीशन पे कन्वर्ज हो रहा है। तो मेरा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से खिसक के कुछ इस पोजीशन पे आ गया, जिसे मैं कहूँगा शिफ्टेड नियर पॉइंट। मतलब नियर पॉइंट मेरा बेसिकली शिफ्ट हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा दूर चला गया। मतलब मेरा नियर पॉइंट थोड़ा यहाँ होना चाहिए था 25 सेंटीमीटर, अब यहाँ से शिफ्ट होकर के थोड़ा पीछे चला गया है। मेरा नियर पॉइंट किसी और पोजीशन पे आ गया है। तो अब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली देखूँ, अगर तुम लोग सोचो, देखो लॉजिक लगाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रेज आ रही हैं ये रेटिना के बाद कन्वर्ज हो रही है, ये रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है, अगर तुम लोग समझ रहे हो तो मैं चाहता हूँ ये रेटिना पे कन्वर्ज हो जाए। तो अगर मैं इन रेस को पहले ही हल्का सा कन्वर्ज करके भेजूँ तो क्या ये रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएंगी? बिल्कुल कन्वर्ज हो जाएंगी, और यही इस केस का करेक्टिव मेजर होगा। तो अगर मैं इन रेस को कन्वर्ज करना चाहता हूँ, यानी कि इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो कि नियर पॉइंट पे रखा है, अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे रेटिना पे रेस को कन्वर्ज करवाना पड़ेगा। और उस कन्वर्जिंग को अचीव करने के लिए मैं पहले ही उन रेस को कन्वर्ज थोड़ा सा करना चाहूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करूँगा। तो देखो यहाँ पे जो हम करेक्टिव मेजर लगाते हैं वो क्या होता है, वो बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं किस तरह से हम इस कॉन्वेक्स लेंस से ये करेक्टिव मेजर अप्रोच कर पा रहे हैं, मतलब ये करेक्टिव मेजर हम अप्लाई कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो पहले ही थोड़े से हम रेस को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज करा ले रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेज हैं लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वापस जाके रेटिना पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये नोट करना है कि हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, हमें दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो हम, अगर पूछा जाए कि क्या है, तो हम एक फार साइटेड पर्सन है। फार साइटेड पर्सन मतलब मुझे बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही है लेकिन मैं चाँद, तारे, चिड़िया, एरोप्लेन, सूरज, मंगल सब देख पा रहा हूँ, मतलब ठीक है, दूर की चीज़ें सारी देख पा रहा हूँ लेकिन मैं किताब नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक हाइपर मेट्रोपिक पर्सन हूँ इस केस में। मैं नहीं, मतलब ये जो जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन को हम फार साइटेड भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइपर मेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। अगेन अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो खैर आप ये चीज़ें देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं मेन मेन चीज़ें कवर कर दे रहा हूँ, बाकी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो नियर पॉइंट जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। नियर पॉइंट जैसे यहाँ पे होना चाहिए था, ये नियर पॉइंट होना चाहिए था, नियर पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर के किसी एक पोजीशन पे आ जा रहा है, तो थोड़ा सा पीछे आ जाता है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। देखो यार, प्रॉब्लम है ना कि अगर मैं यहाँ तक, मतलब मेरी नॉर्मल पर्सन की आंखें यहाँ तक देख सकती हैं, और अभी मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ तक, मतलब मैं यहाँ पे क्लियर चीज़ें देख पा रहा हूँ। जैसे ही ये मेरा हाथ थोड़ा सा अंदर आ गया, जैसे ये मेरा नियर पॉइंट है, ये क्या है, ये नियर पॉइंट है, ठीक है। अब देखो नियर पॉइंट के पीछे की भी चीज़ें मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे नॉर्मली दिखनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक। तो नियर पॉइंट पे मुझे अगर वो चीज़ अचीव करनी है तो मुझे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, यानी कि जो चश्मे हम यूज़ करेंगे उस केस में वो क्या होंगे, वो कॉन्वेक्स लेंस होंगे। लगता है इस चैप्टर से मेरा कोई पर्सनल कनेक्शन है कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो नियर पॉइंट, देखो नियर पॉइंट को हमें रिस्टोर करना होता है। सपोज़ कि मेरा नियर पॉइंट, जो एक्चुअल नियर पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर पे आ गया, एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के केस में अगर जो नियर पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर पे आ गया, अगर मुझे 25 पे वापस लाना है तो मुझे यहाँ रखे ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे यहाँ रखे ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल नियर पॉइंट है, इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं इमेज यहाँ पे बना दूँ, मतलब उस पर्सन के नियर पॉइंट पे, तो यहाँ तक तो आदमी देख पा रहा है नॉर्मली, तो वो देख पाएगा। तो न्यूमेरिकल लगाएंगे, हमें ये चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आएंगी। देखो नियर पॉइंट को रिस्टोर कर दिया गया इस केस में, जैसे ही करेक्टिव मेजर लगाया गया, ठीक है।
अब हम आते हैं अपने तीसरे डिफेक्ट पे। तो तीसरा सबसे कॉमनली ऑब्जर्व जो डिफेक्ट होता है वो होता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है ना, ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। इसमें हमें दूर की भी चीज़ें नहीं दिखाई देती और इसमें हमें पास की भी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखो, जैसे ऑब्जेक्ट सपोज कहीं बीच में रखा है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में, जो आइडियल नियर पॉइंट और फार पॉइंट होते हैं उनके बीच में रखा हुआ है, जो कि 25 सेंटीमीटर है और 1 इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिख रहा है। अब देखो ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ आया तो ये फोकस क्या हुआ, दूर थोड़ा सा घटा, मतलब पावर जो है घटी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला गया तो क्या हो रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। ये देखो, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला गया तो रेज रेडनेक पहले कन्वर्ज हो रही है और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो वहीं ऑब्जेक्ट अगर पास आ रहा है तो ये फोकस क्या हो रहा है, हमारा फोकल लेंथ जो होगी घटेगी और पावर बढ़ेगी। अब देखो एकदम नियर पॉइंट पे आ गया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कन्वर्ज भी नहीं हो पा रहा है। अब जो ये रेटिना के पीछे जा रहा है, तो उसको फिर से देखते हैं। देखो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा नियर पॉइंट पे आ गया। अब नियर पॉइंट पे आने पे क्या हो रहा है ना कि ये जो हमारा लेंस है ये पूरी तरीके से मतलब पावर को बढ़ा नहीं पा रहा है, पूरी तरीके से पावर को बढ़ा नहीं पा रहा है जितनी बढ़ाना चाहिए था। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो नियर पॉइंट जो है यहाँ पे है, इसका मतलब हमारी आंखों की जो मैक्सिमम पावर है वो बस यहीं तक ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है। मतलब ये हमारा एक्चुअल नियर पॉइंट है इस केस में। अब हम फार पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेरा जो फार पॉइंट होगा वो देखते हैं वो कहाँ लेकर। देखो ये बहुत ज़्यादा दूर है तो नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ये पोजीशन है, इसके पीछे मुझे ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई पड़ेंगे, यानी कि इस पोजीशन में मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो ये मेरा जो हो गया, ये मेरा एक्चुअल फार पॉइंट हो गया। तो मैं एक बार फिर से इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये आइडियल नियर पॉइंट है। ठीक है, ये इस पर्सन का एक्चुअल नियर पॉइंट है, यानी कि इस रेंज में ये ऑब्जेक्ट किसी भी इस रेंज में ये जो पर्सन है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएगा। ठीक, और वहीं अगर मैं फार पॉइंट की बात करूँ तो आइडियल फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, और लेकिन जो इस पर्सन का फार पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि ये पर्सन जो है इस पॉइंट के पीछे की चीज़ों को, यानी कि अगर इस रेंज में मैं किसी भी चीज़ को रख देता हूँ तो ये पर्सन उस चीज़ को नहीं देख पाएगा। तो आई होप आप यहाँ पे समझ रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि आप लोग तेज़ भाई लोगों। ठीक है, देखो अब यहाँ पे करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा था कि नियर साइटेडनेस के केस में, यानी मायोपिया के केस में, जब हम दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं तो यहाँ पे हमें रेस को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा डाइवर्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं, राइट, हमने ये पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे क्या करेक्टिव मेजर हम अप्लाई करेंगे। अगर इस चीज़ को हम ध्यान दें तो ध्यान दो, ये जो करेक्टिव मेजर हमने अप्लाई किया ये एक्चुअली में ये जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक कॉन्केव लेंस है। ये एक कॉन्केव लेंस जैसा एक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। ठीक है, इसे हम बाईफोकल बोलते हैं। बाईफोकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा। अब देखो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आते हैं नियर पॉइंट पे, अब हमें नियर पॉइंट को भी सही करना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम फार पॉइंट को सही करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हम नियर पॉइंट में करेक्टिव मेजर क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, जैसा हम हाइपरमेट्रोपिया केस में करते थे। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान दो तो जब ऑब्जेक्ट दूर है तो हम इस कॉनकेव वाले हिस्से से देख रहे हैं, और जब ऑब्जेक्ट पास आ गया तो हम इस कॉन्वेक्स वाले हिस्से से देख रहे हैं। तो अब देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ जो बनी है ये है क्या। इसको बाईफोकल कहते हैं। बाईफोकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो तरह के वेरिएशन होते हैं इस चीज़ में। तो ये जो चश्मा होता है ना, एक्चुअली देखो ध्यान देना कि ये जो चश्मा है, इस चश्मे का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, और इस चश्मे का जो दूर वाला हिस्सा होता है कॉनकेव होता है। ठीक है, बाईफोकल के केस में, मेरे चश्मे के केस में नहीं, सब कुछ मुझसे नहीं रिलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो नीचे वाला हिस्सा कॉन्वेक्स, ऊपर वाला हिस्सा कॉनकेव। अब देखो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने तुम लोग के लिए चश्मा भी बना दिया है यहाँ पे, और ये चश्मिश का चश्मा। तो ध्यान देते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है, ये कॉनकेव है, इससे हम दूर की चीज़ें देखते हैं। इससे हम क्या देखते हैं, दूर की चीज़ें देखते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, इससे हम पास की चीज़ें देखते हैं। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे मैं तुम लोग को समझाना जो चाह रहा था, लेट्स टेक अ मोमेंट। और देखो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है ना कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों ही शिफ्ट हो गए हैं। तो अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, देखो मैं इसकी पीडीएफ फिर से बोल रहा हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फ्री में करूँगा, पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, देखो ये है हमारा बाईफोकल। अगर हम ध्यान दें तो ये जो दिख रहा है ये हमारा बाईफोकल है। ठीक है, बाईफोकल क्या होता है कि नीचे वाला पोर्शन कॉन्वेक्स, ऊपर वाला कॉनकेव। तो कॉनकेव से हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, यानी कि जब हमें दूर देखना होता है तो मैं इस ऊपर वाले पोर्शन से देखूंगा, और जब मुझे पास की चीज़ें, यानी कि जैसे कोई किताब वगैरह कुछ पढ़ना वढ़ना है, वैसे मैं पढ़ता नहीं हो ज़्यादा, तो
मैं नीचे वाले कॉन्वेक्स के पोर्शन से चीज़ें देखूंगा। आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। और देखो प्रेस बायोपिया का रीज़न जो होता है ना, अभी देखो प्रेस बायोपिया का जो रीज़न होता है वो बेसिकली क्या होता है कि वो एज की वजह से आता है। ये जो प्रेस बायोपिया होता है ना, जो बाईफोकल की ज़रूरत पड़ती है, ये बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी जो आँखें होती हैं, हमारी जो आँखें होती हैं वो उतना फोकल लेंथ, मतलब जो सीलेरी मसल से सपोज हम यंग हैं, हमारी आँखें हेल्दी हैं, तो पूरा एडजस्टमेंट इस तरह से प्रोवाइड कर रही है, लेंस को छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा कर रही है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ना, तो सोचो सिलेरी मसल्स की जो पकड़ है, ये पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर हो जाए, ठीक है। तो ये पूरा कंप्रेशन भी नहीं, मतलब कंप्रेशन इतना होना चाहिए सपोज लेंस का, ये एक हेल्दी आइज़ का जो मैक्सिमम कंप्रेशन ये इतना है, ठीक है, इतना होना चाहिए। लेकिन अभी हमारी लेंस क्या कर रही है, सिर्फ इतने तक कंप्रेस कर रही है उस चीज़ को, यानी कि हमारा लेंस मैक्सिमम पावर नहीं अचीव कर पा रहा है, ठीक है। और जब रिलैक्स मोड में जा रहा है तो सिर्फ इतना तक लेके जा रही है, ठीक है, यानी कि मिनिमम पावर भी नहीं अचीव कर पा रहा है, जो एक हेल्दी पर्सन के लिए शायद इतनी हो, ठीक है। तो मिनिमम पावर सिर्फ इतनी ही अचीव कर पा रहा है वो, मतलब सिर्फ इतना बड़ा हो पा रहा है, इतना बड़ा नहीं हो पा रहा है। तो वो उतनी एडजस्टमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। जो हमारा सीलियरी मसल्स हो गया, या फिर जो हमारी आई लेंस हैं वो थोड़ी सी रिजिड हो गई हैं, उसमें प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं, मतलब जिस चीज़ से बने होते हैं वो थोड़ा सा मतलब रिजिड स्ट्रक्चर हो गया है उनका एज की वजह से। तो ये सारी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ की फंक्शनिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने 3 सबसे ज़्यादा कॉमनली ऑब्जर्व डिफेक्ट्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें एक आइडिया लग गया है कि ह्यूमन आई किस तरह से फंक्शन करती है और उनके डिफेक्ट्स का करेक्शन वगैरह क्या हो सकता है, या फिर डिफेक्ट्स वगैरह का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इसमें हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से किसी आदमी का, जैसे मायोपिक आदमी होता है या हाइपरमेट्रोपिक होता है, या उसको प्रेस बायोपिया का इशू है, जिसमें लॉन्ग और जिसमें फार साइटेडनेस, मतलब जिसमें पर्सन फार साइटेड भी नहीं होता और नियर साइटेड भी नहीं होता है, दोनों ही डिफेक्ट्स होते हैं बेसिकली उसमें। तो इन सारी चीज़ों को कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, हमें उसके विजन को रिस्टोर करना है। तो जैसे मायोपिक पर्सन है, तो मायोपिक के केस में हम क्या करते हैं, मायोपिक मतलब नियर साइटेडनेस, पास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती, यानी कि फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी से कोई एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आके शिफ्ट हो गया। लेट्स से कि 10 मीटर पे आके 10 मीटर के बाद की चीज़ें मुझे थोड़ी थोड़ी धुंधली दिखती हैं, ठीक है। तो ये मायोपिक हो गया, तो मुझे वो 10 मीटर उठा के इन्फिनिटी पहुँचाना है। उसी तरीके से फार साइटेडनेस, यानी कि मुझे जब पास की चीज़ नहीं दिखाई देती है, हाइपरमेट्रोपिया, तो मुझे क्या करना चाहिए, जैसे मेरा नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से हट के 50 आ गया, ठीक है। तो मुझे इस 50 को 25 पे वापस लाना है, ठीक है, ताकि मुझे 25 पे रखी हुई चीज़ भी दिखाई दे। और अगर प्रेस बायोपी वाला इशू है, तो मुझे नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों के करेक्शन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, बड़ी मेहनत है बनाने में, हालत ख़राब हो जाती है कई बार।